ओके, सो सॉल्यूशन चैप्टर के अंदर में हम लोग को प्राइमरली 3 इंडेक्स पर काम करना है। एक तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट एंड देयर बाय प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस को एक्सप्लोर करना है। फिर वी हैव टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दे आर ओनली 4 इन नंबर्स। ये प्रॉपर्टीज जो है they depend only on the relative presence of solutes in a solution and not on anything else like interaction with solvent particle or या फिर interaction among them। इस चीज पर नहीं डिपेंड करते, सिर्फ और सिर्फ उनका रिलेटिव प्रेजेंस कितना है इस चीज पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? and therefore these are known as colligative properties. There are 4 colligative properties which we will study. I mean there are only 4 and वो चारों को हमको पढ़ना होता है। प्लस वो colligative properties जो होती हैं they are quite helpful in understanding or finding the molecular weight of any unknown substance। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं या कैसे किया करते थे, that is one thing। I mean relationship में quantitative relationship में we have to deduce how is it going to be associated with molecular weight of the solute। इनफैक्ट पहले क्या होता था, कोई भी नया सब्सटेंस हमको मिलता था ना, या कोई भी सब्सटेंस अगर हमने डिड्यूस किया कहीं से निकाला तो हम उसकी एनालिसिस करते थे, और एनालिसिस का सबसे पहला स्टेप जो होता था वो यही होता था, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को यूज करके उसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना। ठीक है, उसके बाद फिर एलिमेंटल एनालिसिस करते थे, जिससे कौन कौन से एलिमेंट और कितने क्वांटिटी में हम उसमें प्रेजेंट है इस बात का हम लोग पता लगाते थे। एंड ये होने के बाद एक परसेंटेज वगैरह डिड्यूस करते थे किस एलिमेंट का कितना परसेंट है, फिर स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ये सारी चीजें हम लोग करते थे एक एक करके। और फिर ये एस्टैब्लिश करते थे कि वो कंपाउंड हमारे पास पहले से एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता है तो वी फाउंड अ न्यू कंपाउंड, उसका रिसर्च पेपर बनता था एंड दैट यूज्ड टू बी अ रिकॉग्नाइज्ड। ठीक है, that is how scientific developments has done or taken place since ages। हाँ, आज अगर हमको कोई नया कंपाउंड मिलता है तो हमें ये सारे प्रोसेसेस नहीं करने होते हैं। देयर इज अ इनबिल्ट मशीन जिसको यूज करके हम लोग सारी चीजें पता कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड SEM, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। दैट्स अ टेक्निक, और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स आर यूज्ड टू I mean to perform this task। ठीक है, और उसमें बेसिकली टेक्निक्स जो यूज होते हैं वो सॉलिड स्टेट वाले टेक्निक्स होते हैं, सॉल्यूशन के टेक्निक्स नहीं यूज करते। पहले जब हम किया करते थे तो सॉल्यूशन के टेक्निक्स से किया करते थे। एंड सबसे आखिरी में ऑब्वियसली टाइप्स एंड बिहेवियर्स ऑफ सॉल्यूशंस को हम लोग को एक्सप्लोर करना है। व्हाट changes in a behavior of a solute can take place if we put them into solution। ठीक है, तो ये 3 डायमेंशंस में हम लोगों को इस चैप्टर को पढ़ना है। सबसे फर्स्ट पार्ट इज प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड स्टेट। सो कॉलिगेटिव वाला पॉइंट से मैंने मिस कर सर। क्या हुआ सर? कॉलिगेटिव वाला प्रॉपर्टी से क्या करना है इसको? सर आप कुछ बोल रहे थे ना कि हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर दोज प्रॉपर्टीज जो कि सिर्फ रिलेटिव प्रेजेंस, दैट इज रिलेटिव नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करता है। सॉल्यूट सॉल्यूट या सॉल्यूट सॉल्वेंट के इंटरेक्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। समझा सर? ठीक है,
नोट कर लिया था हम लोगों ने इसको. Yes, sir.
ओके, ये पहले दो पॉइंट्स जो थे ये हम लोगों ने कभी तो पहले भी डिस्कस कर रखा हुआ है। Liquids are formed from solid due to simultaneous breaking of interparticle bonds at bulk level. Solids में भी इस चीज को पढ़ा था हम लोगों ने, therefore they have sharp melting points. Generally, if formed from crystals, if not formed from crystal, amorphous से होगा तो range रहेगा. Secondly, liquid state में kinetic energy per particle and potential energy per particle are both close to each other. They are approximately half of the total energy per particle. Next thing is they have flowability. They are compressible. Have intermediate level of interparticle spacing. At intermediate level of interparticle attraction. Are compressible, intermediate level of interparticle spacing and intermediate level of interparticle attraction. These are the basic common features. अब थोड़े से distinctive features. Basically, kinetic energy distribution of liquid particles. ठीक है, kinetic energy distribution of liquid particles follows the same pattern as gaseous particles. ठीक है, so basically Maxwell's distribution, Maxwell's Boltzmann's distribution curve के through kinetic energy of gaseous particles को हम express किया करते थे, right? Now liquid particles also follows the Maxwell's Boltzmann's distribution curve for kinetic energy. ठीक है, और kinetic energy content of individual particles of liquid state is again going to give us a Maxwell's Boltzmann's, or they also follow the Maxwell's Boltzmann's distribution curve. That is, some of the at any given temperature, some of the particles will have very high kinetic energy, some of the particles will have low kinetic energy, and a good number of particles will have intermediate kinetic energy content. Is that okay? बात समझ में आ रही है? हेलो? Yes, sir. हाँ सर, समझ
next thing is the constituent particles of a liquid are in constant random motion. ठीक है? This constant random motion was first explained with the help of Brownian movement. ठीक है? Brownian movement जो होता है वो actually अगर हम किसी भी liquid में बहुत छोटा particle which is generally visible, I mean it has to be visible from our human eyes, तभी हम उसके पाथ वगैरह को डिटेक्ट कर पाएंगे. ठीक है? सो वेरी स्मॉल पार्टिकल को अगर हम इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी लिक्विड के अंदर में, दैट फॉर्म्स अ सॉल्यूशन, दैट विल फॉर्म अ मिक्सचर, हेट्रोजीनियस और मे बी होमोजीनियस मिक्सचर. होमोजीनियस तो नहीं, हेट्रोजीनियस ही. अगर दिख रहा है पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हुआ है, इट इज ऑलवेज गोइंग टू फॉर्म अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, इसमें छोटे वाले सॉल्यूट पार्टिकल जो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं हो रहा है ना, वो पार्टिकल्स हमको रैंडम वॉक करते हुए दिखते हैं. कभी आगे जा रहा है, जिगजैग पीछे आ रहा है, टेढ़ा दाएं बाएं, तो जिगजैग टाइप ऑफ मोशन करते हुए दिखते हैं. नाउ इट इज सेड दैट, और इट हैज बीन प्रूवन दैट that is happening because of the collision between the particles of the liquid system and this solute. ठीक है? क्योंकि सॉल्यूट के पार्टिकल का साइज बहुत छोटा हो गया है, तो उसका मास भी बहुत छोटा हो जाएगा, और उसकी वजह से, उस फोर्स की वजह से लगने वाला जो फोर्स होगा, कॉलिजन के टाइम पर जो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगा, या कॉलिजन के टाइम पर जो मोमेंटम ट्रांसफर हुआ सॉल्वेंट पार्टिकल से ये नया वाला सॉल्यूट, जिसके ऊपर जिसकी विजिबिलिटी अभी भी है, आई मीन विजिबल है, तो इस कॉलिजन के वजह से वो जो हमारा सॉल्यूट पार्टिकल है ना, दैट स्टार्ट्स वॉकिंग रैंडम. ठीक है? ये बात समझ में आ रही है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सर लास्ट लाइन वापस रिपीट करो ना. ओके, मैं लिख देता हूँ, फिर डायग्राम भी ड्रॉ कर देता हूँ. See what happens is, ये बल्क में अगर मैंने कोई एक लिक्विड लिया, ठीक है, तो हमारा प्रोपोजिशन ये है कि इसके जो पार्टिकल्स है ना लिक्विड के, दे आर डूइंग रैंडम वॉक. ठीक है? कोई एक पार्टिकल यहाँ पर है, इसके मोशन को एनालाइज करेंगे तो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी जिगजॉ टाइप. बात समझ में आ रही है? इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी zigzag टाइप. द पार्टिकल्स, अब ये जिगजैग टाइप जो मोशन है, ये हमने डिड्यूस कैसे किया? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस लिक्विड के अंदर कोई ऐसा सब्सटेंस डालते हैं जो कि कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, बिकॉज ऑफ इट्स पार्टिकल साइज. मतलब उसके पार्टिकल्स जो होंगे इतने छोटे नहीं होंगे कि वो इस लिक्विड में डिसॉल्व कर जाए, या उसका नेचर भी कुछ डिफरेंट हो सकता है सच दैट वो डिसॉल्व ना करे. नाउ ऐसे सर्कमस्टांसेस में होता है क्या है, क्योंकि वो कंप्लीटली डिसॉल्व नहीं किया है, मतलब उसकी आइडेंटिटी जो है वो फुल टाइम रिटेन्ड है, दैट इज फुल्ली रिटेन्ड. इज दैट ओके? नाउ नेक्स्ट थिंग इज सॉल्यूशन, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं, लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, वो कंटिन्यूअसली उस पार्टिकल से, ये जो पार्टिकल है टेस्ट पार्टिकल, इसके साथ, और ये टेस्ट पार्टिकल जो, अच्छा नहीं ये टेस्ट पार्टिकल नहीं, ये तो एक पार्टिकल था लिक्विड का. मान लो यहाँ पर एक टेस्ट पार्टिकल रखता हूँ सॉल्वेंट का और सॉल्यूट का. ठीक है? और इसके मोशन को मैं एनालाइज करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं अगेन ये मुझे पता चलेगा कि ये पार्टिकल भी जिगजैग मोशन कर रहा है. अब ये जिगजैग मोशन कैसे कर पा रहा है?
बेसिकली हो क्या रहा है कि इधर से मान लो एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसको आगे की तरफ बढ़ाया, उसी समय इधर का कोई एक अनबैलेंस्ड फोर्स इसको राइट साइड में लेके जाएगा, फिर मान लो इस एंगल पर एक फोर्स इस पर लगा तो ये इस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा, and this type of random pushing and pulling keeps on happening. Now this type of random pushing and pulling can happen only if the solvent particles, ठीक है, or the particles of liquid are themselves moving randomly. If they are not moving randomly, if they are going to follow a pattern, then इस येलो वाले पार्टिकल के ऊपर कभी भी किसी डायरेक्शन में अनबैलेंस फोर्स लगेगा ही नहीं। ये बात समझ में आ रही है? Yes. Everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now the point is ये वाला जो मोशन है ना, रैंडम मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, इसको सबसे पहली बार देयर वाज अ साइंटिस्ट कॉल्ड ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन, he observed this phenomena, and it is known as, or the name is given as, I mean इस मोशन को उनके नाम से ही जाना जाता है, दिस इज कॉल्ड ब्राउनियन मोशन। ठीक है, are you guys getting this point? Yes, sir. Yes. Okay, I'll just write it down, one sec. Particles of a liquid यार आइंस्टाइन का तो मुझे ध्यान नहीं है, लिखे होंगे कुछ तो, बट रॉबर्ट ब्राउन ने इसकी स्टडी करी थी, इसको ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ये मुझे पता है। किया होगा कुछ, अभी मुझे ध्यान नहीं है, देखना पड़ेगा क्या किया था, मे बी स्कैटरिंग वगैरह पे कुछ काम किया होगा उन्होंने।
नहीं नहीं, तो ये ब्राउनियन मोशन पे काम इसने नहीं किया ना, ब्राउनियन मोशन को एक्सटेंड किया है इसने टू डेमोन्स्ट्रेट दैट constituent particles of a material is a or any material could be a molecule. ठीक है, ये स्टेटमेंट जो तुमने भेजा है उसका मतलब ये है, उसने ब्राउनियन मोशन के रिलेटेड काम नहीं किया, ब्राउनियन मोशन को एज अ प्रिंसिपल मान करके उसने ये प्रूव करने की कोशिश करी है कि मॉलिक्यूल्स आर द कंस्टिट्यूएंट्स एंड दे डू एग्जिस्ट. ब्राउनियन मोशन So थोड़ा ऊपर सर थोड़ा scroll करो. मिनिमाइज करो ना. हाँ सर. the behavior of liquid particle in the bulb is slightly different from that of the liquid particles at the surface due to
Okay, next point is, अच्छा ये last point क्या था? Liquid particles are going to have random motions that we know and have seen as a result of Brownian motion. And some of these particles may have high kinetic energy because of Maxwell's following. They are following Maxwell's Boltzmann distribution curves, so that they may come out of the liquid surface. ठीक है? These particles of liquid makes vapor phase of the liquid. ठीक है? So basically surface पर extra force लग रहा है, जो ऊपर मैंने डिस्कस किया है, known as surface tension और surface energy. इस surface tension या surface energy को break करके अगर पार्टिकल के पास sufficient energy है, और जो कि रहेगा ही कुछ particles के पास, they are going to break free from the surface, and they will start constituting the vapor phase of that liquid. Is that okay? Now formation sir. of vapor from, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे हो? Anyone having any doubts? No, sir. अच्छा, जो दो मैं पढ़ रहा हूँ इसको बस मतलब लिख रहा हूँ बस, but you all, I mean, are you all able to ये comprehend these things or not? That's the most important. Yes, sir. समझा. ठीक है, हाँ, ये sir, सारे समझा रहा. पॉइंट्स ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, इनमें कुछ एक्सप्लेन करने के लिए खास है नहीं, बेसिक्स जो है सारे के सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं. These are just the pointers जो कि लिखवा रहा हूँ in pretext of liquid phase. And I think gaseous वाले टाइम पे भी इसमें से कुछ कुछ करा दिया, but ठीक है. Formation of vapor from liquid phase is an equilibrium phenomena. It's taking place at all temperature and pressure conditions. At a given temperature. The pressure exerted by vapors of a liquid over the liquid surface in equilibrium is referred as vapor pressure or only vapor pressure.
अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स के टाइम पर मैंने ये एक इक्वेशन था, वेपर प्रेशर वेरिएशन का विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ये मैंने करवाया था क्या बाय एनी चांस? और द नेम ऑफ द इक्वेशन वाज वैन टॉप इक्वेशंस का स्पेशल केस होता है क्लॉजियस कैप्लेरियन इक्वेशन। सर ये इक्वेशन नहीं था बट क्लॉसिस का स्टेटमेंट आपने नहीं, बताया। क्लॉजियस का स्टेटमेंट नहीं, क्लैप्रियन इक्वेशन मैंने बताया था क्या? ओह, नहीं। ओके सर ठीक है, चलेगा। नहीं, हाँ। ठीक है, अब एक स्टेटमेंट पहले नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का लिख लेता हूँ, फिर मैं वो बताता हूँ equation. The temperature at which saturated vapor pressure of becomes equal to what is referred as normal एक सेकंड इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर this atmospheric waste सर मुझे ऊपर वाला पॉइंट नोट करना है। ठीक है, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं है तो we will require a different temperature for the liquid to boil. Is that okay? सर और थोड़ा ऊपर करो ना। हाँ।
Noted. Sir. If atmospheric pressure is different from 1 then the temperature saturated vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure is referred as boiling. But this is not referred as normal boiling point, it is just referred as boiling. Is that okay? So basically boiling point क्या होता है? A temperature at which uh, the saturated vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Is that okay? अब basically relation से कुछ सर ऐसा होता है. सर ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है या फिर मतलब इसके पीछे लॉजिक होता है? क्या क्या फिर से बोलो. सैचुरेटेड वेपर प्रेशर का इक्वल टू 1 atm वाला ये एक्सपेरिमेंटली फाउंड आउट है या फिर वो लॉजिकली होता है? ऐसा लॉजिकल है. 1 atm स्टैंडर्ड प्रेशर होता है. 1 atm के बराबर होगा तो नॉर्मल या स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट उसको बोलेंगे. और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm नहीं है कुछ और है तो it will have different value and that will be simply called as boiling point and not standard or normal boiling. ठीक है. अब इसमें बेसिकली हमारा एक वैन टॉप इक्वेशन जो हुआ करता था which was like log KT2 divided by log KT1 is equal to delta H by R into 1 by T1 minus 1 by T2. ऐसा एक एक्सप्रेशन हुआ करता था. अरे सॉरी यहाँ पर 2.303 भी रहता है. सर वो डेल्टा एच नॉट था ना? हाँ डेल्टा एच नॉट. ये इक्वेशन ध्यान है हम लोगों को. हाँ यस सर. it was Van 't Hoff equations, right? Van 't Hoff equation ही था ना. हाँ सर, वैन ऑफ इक्वेशन सर वो थर्मोडायनेमिक्स में भी दिया था और उसमें भी दिया था केमिकल इक्विलिब्रियम. राइट. अब देखो लिक्विड को अगर मैंने लिक्विड को अगर मैं वेपर में कन्वर्ट कर रहा हूँ ये प्योर स्टेट में है ये भी प्योर स्टेट में है. इसका पार्शियल प्रेशर 1 इसका पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर रहेगा सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इसका वो रहेगा. तो हमने कैसे डिफाइन कर रखा है एट नॉर्मल कंडीशंस
नॉर्मल कंडीशन, इसका वेपर प्रेशर क्या रहेगा, 1 atm हो जाएगा। इज दैट ओके? तो इस प्रोसेस का ये जो होगा that will be equal to partial pressure of vapor by partial pressure of liquid। लिक्विड का पार्शियल प्रेशर 1 और वेपर का पार्शियल प्रेशर भी 1 atm है, तो K की वैल्यू 1 atm हो गई। इज दैट ओके? एट एनी अदर कंडीशन क्या होगा, लिक्विड का फिर भी 1 ही रहेगा पार्शियल प्रेशर, राइट? और वेपर का पार्शियल प्रेशर मान लो P है, तो K2 क्या हो जाएगा, P वेपर बाय P लिक्विड, दैट इज P। Am I making sense? इसको मान लो टीबी नॉट पर ये कंडीशन मेट हो रहा है और ये टीबी पर हो रहा है, तो हमारे पास एक्सप्रेशन जो बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा, log P is equal to delta H dot vaporization by 2.303 R 1 by सर टीबी क्या है? TB naught minus 1 by T। हाँ, TB naught सर है नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, TB naught, और ये है बॉइलिंग पॉइंट, एनी अदर बॉइलिंग पॉइंट। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। इसको यूज करके एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं। फिर नोट करना है सर। क्या हुआ? सर मुझे नोट करना बाकी है। ठीक है, करो नोट जल्दी से। और ऊपर करो, नहीं सर, वो इक्वेशन इक्वेशन के नीचे वाला नोट करना था। पांच बजने लगे तो एक बार मुझे रिमाइंड कर देना। सर और डेल्टा एच नॉट वी क्या है? क्या बोल रहे हो, सॉरी? सर वो डेल्टा एच नॉट वी एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है ना? हाँ, this delta H naught V is enthalpy of vaporization। Standard enthalpy enthalpy of vaporization। सर ये लिक्विड टू लिक्विड चेंज होगा ना? हाँ,
let liquid boils at 127 degrees Celsius. Under normal conditions. Delta H not be for this liquid is 500 kilojoules per mole. And at what atmospheric pressure will this liquid boil at 227 degrees Celsius? अरे एक सेकंड, ये वाली वैल्यू चेंज रह गया, मैं सोच कुछ और रहा था, कैलकुलेट कुछ और किया, देख कुछ और किया। ये तो सही है, विल बॉयल एट 227 डिग्री सेल्सियस की देना है। यहाँ पे वैल्यू जो होगा ना, तो दिस लिक्विड इज 2.303 500 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है, R is equal to 8.312 per mole Kelvin, that is also equal to 2 calorie per mole. Is that okay? Sir, हाँ बोलिए, so 1 joule equals to 4.18 calorie, no? क्या बोल रहे हो? 1 joule equals 4.18 calorie, no? 4.18 कैलोरी, हाँ बिल्कुल सही। अरे 500 को 400 हो गया। अच्छा नहीं ठीक है, 500 को 500 हो जाएगा। Yes. कौन गायब है?
So TB naught is 127 degrees Celsius or 400 Kelvin. TB is equal to 227 degrees Celsius, 500 Kelvin. ये कब है? P प्रेशर पर, at P प्रेशर, और ये कब है? At 1 atm प्रेशर. फाइनली हो गया हमारा log P is equal to 2.303 into 500 into 1000 divided by 2.303 into 2. This will become equal सर to, मैंने उसको जूल्स में कन्वर्ट किया. क्यों किया जूल्स में? किसको? किसी को भी. सर क्योंकि वहां पे आपने R की वैल्यू दी हुई है कैलोरी में, तो किलो कैलोरी को खाली कैलोरी में कन्वर्ट करो ना. सर ना 1 वो by किया, किलो कैलोरी के बाद मैंने उसको जूल में कन्वर्ट किया और फिर मेरा आंसर पास्कल्स में आया, लेकिन तो भी बहुत बड़ा आंसर है. नहीं, उसको क्यों करोगे? तो फिर इसको 8.314 लोगे, इसको जूल में कन्वर्ट करते बैठोगे. हाँ सर मैंने वो किया Very good. 8.314 लिया. So this will become 500 into 500 divided by multiplied by 500 minus 400 divided by 400 into 500. तो ये 500 कैंसिल हो जाएगा. अब बचेगा जो हमारा वो है 500 into 100 divided by 400. फिर भी बहुत बड़ा आंसर आ रहा है. 125 आ गया log P. So सर ये pressure कौन, मतलब यूनिट क्या आया, मतलब इसका क्या? यूनिट क्या आया, इसका 125 क्या है? कुछ नहीं, अभी यूनिट कहाँ, अब यूनिट आएगा. P is equal to 10 to the power 125 atm. ठीक है. सर मेरा और 10 to the power क्या? 720 पास्कल आया था. सॉरी, 10 to the power 720 पास्कल आया था मेरा. 720 पास्कल आया. हाँ ओके, नहीं 720 नहीं होगा, 225 ही होगा. ये ठीक है, कैलकुलेशन ये वाला सही है. एनीवे 500 किलो कैलोरी जनरली बॉइलिंग पॉइंट होता नहीं है. बॉइल सॉरी वेपराइजेशन होता नहीं है. वेपराइजेशन 30 40 60 के आसपास रहता है. सो यहाँ पर ये 10 टाइम्स कम हो जाएगा. बाकी वैल्यूज भी अकॉर्डिंगली कम हो जाएंगे. ठीक है. Nevertheless, so this is how the calculations are done. अगला पॉइंट जो हम लोग को करना है वो था एक कंडेंसेशन क्लोज्ड कंटेनर में रेट ऑफ वेपराइजेशन एंड रेट ऑफ कंडेंसेशन का एनालिसिस. और आखिरी चीज जो करनी है आज के दिन के लिए वो है आई थिंक ये कर्व हम लोगों ने किया था ना लिक्विड स्टेट में.
ओके देखो, ये जो कर्व है ना, दिस इज एन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कर्व, ठीक है। ये कर्व कांस्टेंट है। रेट ऑफ इवेपोरेशन जो होता है किसी भी लिक्विड का, दैट ऑलवेज स्टैंड्स टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन of a liquid happens to be almost same for any given small time frame, ठीक है। Now the small time frame is important, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के हिसाब से जो फ्रैक्शन होता है ना n by n नॉट, राइट, या डेल्टा n by n नॉट, delta n by n, this is directly proportional to e to the power minus the energy factor by RT. Is that okay? So जब तक मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये डेल्टा n by n की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। If temperature is same, the delta by n fraction will remain same. Is that okay? Therefore, number of particles going to vapor phase will remain same going to vapor phase per unit time, per unit time will remain same also. However, the number of particles in vapor phase will increase exponentially. अच्छा देखो, वेपर फेज में पार्टिकल कहाँ से आ रहा है? यही लिक्विड फेज से जा रहा है, और लिक्विड फेज में डेल्टा n by n हम क्लेम कर रहे हैं कि कांस्टेंट है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स गोइंग टू वेपर फेज पर यूनिट टाइम विल रिमेन सेम। बट वेपर फेज में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं उनको मैं क्लेम कर रहा हूँ कि दैट इज इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली। मतलब वेपर फेज में जो पार्टिकल्स हैं, ये दोनों चीजें साथ साथ कैसे ट्रू हो रही हैं ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है ना। What happens is, समझो अगर मेरे पास 1 लाख पार्टिकल है, 10 मिलियन पार्टिकल,
ठीक है, तो किसी एक टेम्परेचर पर मान लो 0.001% पार्टिकल्स ऐसे हैं which are having sufficient energy to overcome this EA. सरफेस एनर्जी का जो बैरियर है EA, उसको ओवरकम करने के लिए किसी भी मतलब उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर द फ्रैक्शन इज जस्ट 0.001%. इज दैट ओके? सो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे देयर आर 10 मिलियन पार्टिकल्स. इसका 0.001% क्या हो जाएगा? 10 to the power -3 into 10 to the power -2 multiplied by 10 million, that is 10 into 10 to the power 6. The particles are coming out to be कितना हो जाएगा ये? 100. So there are 100 particles which jumped or has sufficient energy to jump out at this point of time. ठीक है, अब ये 100 पार्टिकल इस 10 मिलियन में से निकल गए तो हमारे पास पार्टिकल कितने बचे? 10 मिलियन माइनस 100. सर ये Which is- वापस एक्सप्लेन करो ना. बहुत सिंपल सी चीज मैं बोल रहा हूं. मैं बस ये बोल रहा हूं कि सपोज किसी भी गिवन बल्क में अभी जो टेम्परेचर है मान लो 300 केल्विन है, इस टेम्परेचर पर 0.001% पार्टिकल्स हैज सफिशिएंट एनर्जी. सफिशिएंट मतलब ये अमाउंट ऑफ एनर्जी सो दैट दे कैन ओवरकम द सरफेस. ठीक है, सरफेस पुल. अब मेरे पास पूरे बल्क में लिक्विड के पार्टिकल्स हैं 10 मिलियन. 10 मिलियन का मतलब क्या हो गया? 10 into 10 to the power 6. अब मुझे एक्चुअल पार्टिकल्स के काउंट कैलकुलेट करने हैं which has energy greater than EA so that these particles are probable particles which can come out. ठीक है ना? That count is coming हाँ, out to be 100. और मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि जो प्रोबेबल है वो सारे आ गए. हर बार मैं यही अज्यूम करूंगा. तो 100 बाहर निकल गए 10 मिलियन में से, तो बचे कितने? 10 मिलियन माइनस 100 which is approximately still 10 million. Is that okay? तो अगले सेकेंड में कितने प्रोबेबल कैंडिडेट फिर से होंगे? अप्रोक्सीमेटली 100 अगेन. वो भी सारे निकल गए, 200 निकल गए. Will 10 million change? No, it can still be considered as 10 million. और उसका 0.001% स्टिल 100 हो जाएगा और फिर से 100 पार्टिकल. अगले 10, 15, 20, 25, 100 सेकेंड तक इस तरह का कैलकुलेशन सेम चलता रहेगा. हाँ, 100वें सेकेंड में जब जाने लगेंगे तो थोड़े वेरिएशंस दिखने लगेंगे और ये नंबर्स में भी थोड़ा और कम हो जाएगा. बट इनिशियल स्टेजेस में दिस सेम कैलकुलेशन विल कीप ऑन रिपीटिंग. हर बार 100 पार्टिकल आते जाएंगे हर सेकेंड में. इज दैट ओके? यस सर. सर सिर्फ वो 10 to power -2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? अरे परसेंटेज है बाबू. परसेंटेज का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ 100. तो मैंने डिवाइड करने के बजाय मल्टीप्लाई कर दिया 10 to the power -2 से. अरे या समझ. समझा? हाँ सर. इसको ऐसे लिखने की बजाय मैंने इसको ऐसे लिख दिया. इसमें क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, सर समझ. ओके. अब यहां पर आपको रेट क्या आ गया? कांस्टेंट आ गया. ये बात तो समझ में आ गई हम लोगों को. अब दूसरी तरफ जो पार्टिकल्स हैं इस सेकंड में 100 ऐड हुए, दूसरे सेकंड में भी 100 ऐड हुए और तीसरे सेकंड में भी 100 ऐड हुए. Now this type of increase actually इधर से जो पार्टिकल जा रहे हैं, जाने वाले पार्टिकल, दे आर फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. तो दूसरी तरफ वो काउंट जो बिल्ड होगा दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बिल्ड एज पर एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन. यहाँ पर डिके जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल दिख नहीं रहा है हमको फॉर द सिंपल रीजन
क्योंकि हमारा ये बल्क ऑफ पार्टिकल जो है ना, दैट इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब बाय अ मार्जिनल अमाउंट, or sorry, by a substantial amount. It is getting disturbed by a very minimal amount, जिससे ये टोटल बल्क का काउंट चेंज नहीं हो रहा है बहुत ज्यादा, राइट। बट दूसरे साइड में जो कि बिल्कुल खाली जगह थी, वहां पर जैसे ये एक कंटेनर लिया मैंने, जिसको इनक्लोज कर दिया है, पहले इसमें लिक्विड भरा हुआ है यहाँ तक, और इसको वेपराइज करना चालू किया मैंने, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा करके। तो इसके पार्टिकल्स यहाँ पर भरेंगे, और ये जो पार्टिकल्स का काउंट बढ़ेगा ओवर पीरियड ऑफ टाइम, दैट विल ऑब्वियसली फॉलो एक्सपोनेंशियल कर्व, राइट ना, क्योंकि इधर से ट्रांसफर जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियली ही हो रहा है। एम आई मेकिंग सेंस? हेलो, अरे इधर से सर आप एक बार ट्रांस वापस बोल सकते हो क्या प्लीज? हाँ बिल्कुल, इधर से जो इधर ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड इन इक्विलिब्रियम, सॉरी, एक्सपोनेंशियली ही ट्रांसफर हो रहा है ना। इज दैट ओके? सर मतलब एक से दूसरे फेज में? हाँ, गैस फेज में पहले कुछ भी नहीं था, और इधर जो पार्टिकल का बिल्डअप हो रहा है, इधर से ट्रांसफर हो रहे हैं गैस फेज में या वेपर फेज में, तो इस तरफ जो एडिशंस हो रहे हैं, दैट इज हैपनिंग एक्सपोनेंशियली ओनली ना, क्योंकि इधर से खाली जो हो रहा है वो एक्सपोनेंशियल प्रोग्राम फॉलो कर रहा है। अब लेकिन इधर वाला जो नंबर ऑफ पार्टिकल जो क्रॉस कर रहे हैं, उनका काउंट डेल्टा एन का जो काउंट है, वो इसलिए हमको एक्सपोनेंशियली नहीं नंबर रियलाइज हो रहा है, क्योंकि ये एन नंबर सिग्निफिकेंटली नहीं चेंज कर रहा है। एन माइनस डेल्टा एन इज समहाउ हैपनिंग टू बी एन ओनली, ठीक है। और हमारा रेट क्या है? डेल्टा एन बाई टाइम, दैट इज माई रेट ऑफ what? Evaporation or rate of vaporization. Is that okay? हेलो, हाँ सर सुन सर रहा हूँ। मैं डिस्कनेक्ट हो गया था सर, वो इसके बाद क्या बोला, मतलब मेरे डाउट के बाद? अरे आपके डाउट के बाद कुछ नहीं, मतलब ये चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं कि वाई दिस वैल्यू 100 जो है ये कांस्टेंट आ रहा है। तो ये इवेपोरेशन वाला पार्ट तो हमने समझ लिया। अब दूसरी चीज क्या होती है कि जब इधर से गैस से वेपर, सॉरी, गैस से लिक्विड में आने लगेगा, तो फिर से यही हमारा एक्सप्रेशन फॉलो होएगा ना, नंबर ऑफ पार्टिकल जो इधर से इधर आ सकते हैं, तो इधर से इधर आने के लिए भी एक्सपोनेंशियल पैटर्न ही फॉलो करेगा। इज दैट हाँ ओके? सर। बट यहाँ पर रेट जो होगा वो खुद भी एक्सपोनेंशियल पैटर्न फॉलो इसलिए करने लगता है क्योंकि यहाँ पर गैसियस फेज में अभी नंबर काउंट ऑफ पार्टिकल्स जो है ना, वो बहुत लार्ज नहीं हुआ है, वो बहुत स्मॉल है। और उन स्मॉल पार्टिकल्स में से अगर एक्सपोनेंशियली पार्टिकल्स निकलेंगे, तो दैट विल, द रेट इटसेल्फ विल अपीयर टू बी एक्सपोनेंशियल। इज दैट ओके? यस जैसे सर। पहले 100 थे, एक सेकंड के बाद 200 हो गए, दूसरे सेकंड के बाद 300 हो गए, ठीक है। तो पहले जो फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल इस साइड से इस साइड आ रहे थे, मान लो 0.1% या 1% था, 1 आउट ऑफ 100। तो जब तक 100 था, एक आएगा, 200 हो गया तो 2 आएगा, 300 आएगा हो गया तो 3 आएगा। तो यहाँ पर रेट जो है इधर से इधर आने वाला, वो एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ दिखेगा हमको, लेकिन इधर से इधर जाने वाला एक्सपोनेंशियली बढ़ता हुआ या घटता हुआ नहीं दिखता है,
क्योंकि n माइनस डेल्टा n जो होता है दैट इज n डैश, ठीक है, ये n डैश इज ऑलमोस्ट इक्वल टू n। बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? फिर समझ गया। ठीक है, तो ये एक चीज थी जिसको कि हम हाउ नंबर ऑफ पार्टिकल इन वेपर फेज will increase exponentially and therefore the rate of condensation will become will follow exponential rise। अगला चीज जो है दैट इज रिलेटेड टू फेज डायग्राम, ठीक है, फॉर एनी सिस्टम और फॉर एनी मटेरियल। सर मुझे ग्राफ नोट करना था खाली। कौन सा ग्राफ? ये वाला हाँ सर। नोट करो जल्दी से। हो गया सर। ओके, सर इसका पीडीएफ भेज सकते हो सर अभी? सर इसका पीडीएफ भेज। ओके, भेजता हूँ। सर और सॉलिड स्टेट का भी पूरा लास्ट तक का पीडीएफ। ठीक है, ओके सर। 2 मिनट दो। ठीक है, फेज डायग्राम जो होता है ना, हर मटेरियल का उसका यूनिक की कैरेक्टरिस्टिक होता है, और यहाँ से मुझे आप लोगों को 2 चीजें सिखानी है। This may be called as solid phase. This may be gas phase. And this is liquid phase. This point is referred as triple point. इधर से मारता हूँ। Sorry, रुक जाओ। Point वही है, but arrow को मैं इस डायरेक्शन में मारूं वो थोड़ा सोच रहा था। This is triple point. ट्रिपल पॉइंट, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है? A temperature and pressure condition where all 3 states सर of तीनों इक्विलिब्रियम रहते हैं। right. So triple point यहाँ पर जो होता है this is vapor pressure, ठीक है। अब मान लो मैं एक कर्व लेता हूँ, ये 1 atm का है कर्व लाइन, दिस इज 1 atm लाइन, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर मटेरियल का बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इट कैन बी, दिस विल बी द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट,
Boiling. not, Yes. right? क्लियर है सारे लोगों को? अब किसी रीजन से मान लो एक कोई दूसरा मटेरियल है, उसका भी इसी तरह का कर्व रहेगा और उसका कर्व कुछ इस तरह का है कि उसका ट्रिपल पॉइंट जो है आ, 1 ATM यहाँ पे लाई कर रहा है और उसका ट्रिपल पॉइंट 1 ATM के काफी ऊपर है, ठीक है? ट्रिपल पॉइंट इज लाइंग एट मे बी 5 ATM, ठीक है? So what will happen to this material? This is solid, this is gas and this is liquid. होगा क्या अगर हम इस मटेरियल को गर्म करेंगे, ठीक है, 1 ATM पे या 1 ATM के आसपास पे, तो डायरेक्टली ये सॉलिड से गैस में आ जाएगा। इज दैट ओके? और डायरेक्टली कोई चीज सॉलिड से गैस में आता है तो क्या कर बोलते हैं उसको? सबलाइन कर रहा है। तो ये सॉलिड सब्सटेंस जो होगा क्या होगा? सबलाइन करेगा और सबलाइमेशन का टेम्परेचर क्या होगा? ये वाला टेम्परेचर पर, T1 पर। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? हाँ सर। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस या मटेरियल जिसका ट्रिपल पॉइंट 1 ATM के ऊपर लाई कर रहा हो, that is always going to get sublimed at 1 ATM. सर मतलब डायरेक्टली राइट, कन्वर्ट सॉलिड करना से गैस गैस में आ जाएगा या गैस से सॉलिड में आ जाएगा, लिक्विड स्टेट नहीं हाँ मिलेगा सर। हमको। और कोई भी मटेरियल के लिए whatever the material is, जैसे ये मटेरियल है, इसका जो भी ट्रिपल पॉइंट प्रेशर है, ठीक है ना, ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के बिलो अगर हम आ जाते हैं, इफ आई एम कमिंग बिलो द ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, ठीक है, तो हम हर मटेरियल को सबलाइन करा सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है सारे लोगों को? अगर Yes, मैं sir. ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के नीचे ऑपरेट कर रहा हूं, सपोज ट्रिपल पॉइंट प्रेशर फॉर दिस मटेरियल इज 0.8 ATM या 0.9 ATM, ठीक है, ये वैल्यू जो है दैट हैपेंस टू बी 0.8 ATM, ठीक है। तो अगर मैं 0.6 ATM पर ऑपरेट करूं, है ना, तो will I be able to ever see the liquid phase? No. No. This solid will subline. Is that okay? अगर मैं 0.6 ATM पर ऑपरेट करने लगूंगा तो my solid will directly subline. ये बात समझ में आ रही है? तो हम लोगों ने दो चीजें सीखा, ठीक है। पहला चीज, अगर इस तरह का, पहला चीज ये सीखा कि अगर इस तरह का फेज डायग्राम दिया रहेगा तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कैसे निकालेंगे? 1 ATM लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा लिक्विड फेज को, वो हो जाएगा लिक्विड गैस इंटरफेस को जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट मेरा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। दूसरा चीज क्या सीखा? किसी भी चीज, किसी भी मटेरियल के लिए अगर हम उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं तब तो हमको लिक्विड स्टेट में दिखेगा उसका, बट अगर उसके ट्रिपल पॉइंट प्रेशर के बिलो अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं तो दैट थिंग इज गोइंग टू गेट सबलाइम्ड। इज दैट ओके? सो एनीथिंग विच इज Yes. सबलाइमिंग, सबलाइमेशन जो है वो क्या हो गया? फिर एक रिलेटिव प्रोसेस हो गया, एब्सोल्यूट नहीं रहा। जैसे अभी तक की हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, ये कॉन्सेप्ट समझने के पहले तक क्या क्या चीजें सबलाइन करती हैं, अगर आपसे पूछा जाता तो आपका आंसर क्या होता है? एज यूजुअल सर नैप्थलीन बॉल, ठीक है, और एक दो स्टैंडर्ड चीजें, ड्राई आइस। इज दैट ओके? Yes, sir.
यही होता है ना। और ऐसे में अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाता, कैन एनीथिंग बी ट्रांसफॉर्म और एनीथिंग कैन सबलाइम बिलो देयर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर, या फिर ट्रिपल पॉइंट प्रेशर दिया हुआ है और ये पूछ दिया जाता है कि दिस मटेरियल कैन सबलाइम, जैसे ट्रिपल पॉइंट प्रेशर 2 atm है, it will sublime at 1 atm pressure. You could not have judged. अब आप ये इंफॉर्मेशन के बेसिस पर जज कर सकते हो इन सारी चीजों को। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। Therefore this diagram was very important to be discussed. एक चीज और है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेपर प्रेशर जो है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, dp dt, dp dt जो है वो सॉलिड फेज के लिए ज्यादा है और लिक्विड फेज के लिए इट इज लेस स्टीपर। dp dt दैट इज स्लोप ऑफ द कर्व, ये तो क्लियरली विजिबल है दोनों जगह पर और हर जगह पर यही होता है। स्लोप ऑफ द फेज डायग्राम for solid gas transition and liquid gas transition is always steeper for solid gas transition than liquid gas transition. Is that okay? यस। Clear है ना? कोई डाउट किसी को? नो Okay. ठीक है, यही 3-4 इंफॉर्मेशन देने थे। अच्छा एक चीज और, जस्ट अगेन छोटा सा इंफॉर्मेशन, सपोज किसी रीजन से मेरा ये लिक्विड गैस का वेपर प्रेशर वाला जो फेज है या ये जो लाइन है, दैट गेट्स शिफ्टेड अ बिट इन दिस मैनर। ठीक है, ऐसे ये शिफ्ट कर गया, व्हाट इफेक्ट विल इट हैव ऑन माय, व्हाट तो इफेक्ट विल वापस इट रिपीट हैव करना तो ऑन माय बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सिस्टम? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि अब सर मेरा क्यों? 1 atm प्रेशर जो है वो किसी और ओ टेम्परेचर हाँ पर, इनफैक्ट हायर टेम्परेचर पर होने लगा। ये बात हाँ समझ सर। में ये बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज, जनरली ट्रिपल पॉइंट टेम्परेचर के बिल्कुल पास में हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना? तो ये मेरा स्टैंडर्ड मेल्टिंग पॉइंट था। बात समझ में आ रही है? हाँ सर। टी फ्रीजिंग बोल लेते हैं हम इसको, टी एफ नॉट। तो अभी मेरा क्या हो जाएगा? लोअर हो जाएगा टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग जो हो जाएगा वो लोअर हो जाएगा। ये सारे इंफॉर्मेशन क्लियर हो गए हम लोगों को इस फेज डायग्राम के बेसिस पर, ठीक है ना? हाँ सर। चलेगा, चलो फिर आज का लेक्चर सर यहीं आप पे। एक बार रिपीट कर सकते हो? क्या? सर आपने उसके बाद क्या किया, लाइक कुछ टीएफ नहीं, कहाँ टी पे क्या फ्रीजिंग? रिपीट करूं ये बताओ। सर आपने बोला क्या, मतलब आपने वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करने के बाद क्या बोला? बॉइलिंग पॉइंट के इंक्रीज के बाद मैंने बोला कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। अगर फेज डायग्राम मेरा ये रहेगा, हाँ इस तरीके से शिफ्ट किया लिक्विड गैस इंटरफेस का, ठीक है ना? तो मैंने ये बोला कि जनरली मेल्टिंग पॉइंट आपका ट्रिपल पॉइंट के बिल्कुल पास में होता है। तो स्टैंडर्ड मेल्टिंग फ्रीजिंग पॉइंट जो है मेरा वो ये है, टी एफ नॉट, ट्रिपल पॉइंट के जस्ट बाजू में। अब ये ट्रिपल पॉइंट घसक करके नीचे आ जाएगा, ठीक है? हेलो? हाँ सर समझा।
तो फिर what is going to happen, मेरा फ्रीजिंग पॉइंट भी Freezing कम हो point. जाएगा, डिक्रीज, हाँ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। अगर ये राइटवर्ड शिफ्ट किया कर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया और फ्रीजिंग पॉइंट घट गया। और अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो क्या होगा, लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा तो सर फ्रीजिंग पॉइंट फिर से नहीं सर, मतलब कैसे? अरे कैसे नहीं, ये ऐसे होगा, हो राइट। तो सर फिर बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट पॉइंट कम हो इंक्रीज जाएगा करेगा। और फ्रीजिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। हाँ इज दैट ओके? सर ट्रिपल पॉइंट किया। हाँ, ट्रिपल पॉइंट ऊपर मूव कर जाएगा। हाँ ठीक है ना, सारे लोगों को ये बातें समझ में आ रही है? सर आपने sir. वो 0.8 ATM का क्या बोला था? कुछ नहीं बोला था, मैंने ये बोला था कि अगर मेरा ट्रिपल पॉइंट जो है वो 0.8 ATM है तो 0.6 ATM पर मेरा सॉलिड जो है वो क्या करेगा, सबलाइन करेगा। अगर किसी सॉलिड हाँ। का ट्रिपल पॉइंट या किसी मटेरियल का ट्रिपल पॉइंट 0.8 ATM है और मैं 0.6 ATM पर उस मटेरियल के सॉलिड फॉर्म को हीट कर रहा हूं तो क्या होगा, इट विल Sublime. सबलाइन, क्योंकि लिक्विड फेज उसको दिखेगा ही नहीं, it won't be able to see the light of liquid phase। सर मतलब ये अच्छा ओके समझा सर। हाँ समझा। चलो ठीक है, फिर आज के लिए हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। अब आप लोगों को सर अगर आप इसके पॉइंट क्या हुआ,